Hello students, welcome to your second chapter, that is gene, its nature, expression and regulation. ठीक है, तो in this session we'll discuss about the functional characteristics of your genes, okay, present in your DNA. तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, तो उसमें हमने हेरिडिटरी के जो प्रिंसिपल्स थे वो सब देखे थे कि कैसे एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, पर्टिकुलर यू कैन से ट्रेट है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे ट्रांसफर होता है वो हमने देखा था. ठीक है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है एंड द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दैट वी हैव स्टडीड. ओके, so in this session we'll discuss about the functional characteristics of these genes. ठीक है, so exactly वो जीन होता कैसे है, तो उसका वो ह्यूमन बींग्स में कैसे प्रेजेंट होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हमें देखना है. ठीक है, तो सी द नेम केयरफुली. सो व्हाट इज रिटन कि नेचर, एग्जैक्टली उसका नेचर कैसा है, उसके प्रॉपर्टीज कैसे है. ठीक है, एक्सप्रेशन मीन्स जीन प्रेजेंट रह के क्या करेगा, वो तो एक्सप्रेस तो होना चाहिए ना. कि अगर आपका स्किन कलर है पर्टिकुलर, तो उस स्किन कलर के लिए जो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है उसकी वजह से वो स्किन कलर है. तो हाउ डू वी recognize a particular gene? Okay, so we recognize it by the expression pattern of it. Okay, तो वो एक्सप्रेस होता है, इसके पीछे कोई तो जीन प्रेजेंट है, ऐसा हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं. सो हाउ डू इट एक्सप्रेसेस, ठीक है, तो वो हम स्टडी करते हैं. एंड द final and very important thing comes, that is regulation. So how that pattern of regulation and its occurrence and its function is regulated in your body. Okay, so there are two types of regulation, up regulation and down regulation. ठीक है, तो वो हम देखेंगे बाद में. सो दिस चैप्टर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपको अगर बायोलॉजी के कौन से भी ब्रांच में अगर करियर करना है, आपका कुछ भी करना है आपको, तो किसी भी ब्रांच में आप जाओ, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी बातें हैं वो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, लिविंग बींग्स जो होते हैं, उनका स्टडी करते हैं. तो उसमें हर एक इंडिविजुअल में जेनेटिक्स का तो जेनेटिक्स की बात तो आएगी ही. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर करियर आल्सो दिस चैप्टर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो यू हैव टू स्टडी इट वेरी केयरफुली एंड वेरी डीपली. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपके चैप्टर का एक ओवरव्यू देखते हैं. ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या क्या स्टडी करना है. ठीक है, सो ग्रिफिथ, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है ना आपके चैप्टर में, तो वो आपको अच्छे से समझना है. ठीक है, तो आपको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंट है. देन आउट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन योर सेल, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि विच इज द एक्चुअल हेरिडेटरी मटेरियल. ठीक है, तो प्रोटीन, देन यू कैन से आरएनए एंड डीएनए में से उसे पता चला कि डीएनए जो होता है वो उसका मतलब इंडिविजुअल्स का क्या है, तो हेरिडेटरी मटेरियल है. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल है. तो इसके लिए उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट आपको है स्टडी के लिए. फिर एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टीज एक्सपेरिमेंट भी है वहां पे. तो उसमें क्या उन्होंने हर्शन चेज एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, सो फाइनली वो प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द बैक्टीरियोफाजेस आल्सो. ठीक है, देन हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. फिर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वो कैसे होता है. ठीक है, जीन के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जैसे सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रेकॉन, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए. ओके, देन
आपको डीएनए स्ट्रैंड के बारे में, एक्चुअल डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या करता है, कैसा वो, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, 5' to 3' उसका जो ओरिएंटेशन है वो। फिर डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म आपको समझना है कि एग्जैक्टली वो रेप्लिकेशन होता कैसे है। Then there are some another points like packing of DNA, कैसे उसका पैकिंग होता है, नॉन हिस्टोन एंड हिस्टोन, यूक्रोमैटिन एंड अदर proteins are involved in that process, ठीक है। देन द थिंग कम्स अबाउट आरएनए, ठीक है, आरएनए कैसा होता है, ओके। तो आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए और डीएनए में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। फिर आरएनए के जो कुछ भी ये है डिविजन्स है, जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, वो क्या होता है, ओके। देन द थिंग कम्स अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, कि एग्जैक्टली प्रोटीन सिंथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें क्या बात है। फिर सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें एग्जैक्टली क्या बात होती है, ओके। सो इसलिए ये पता है, ओके। देन the genetic code, okay, so genetic code is very much important. What are the characteristics of genetic code, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही important characteristics आती है genetic code की, वो आपको समझनी है। and the and we when you are studying the central dogma of molecular biology, then you will come across the processes like transcription, translation, okay, replication, transcription and translation, ठीक है। So that's why central dogma of molecular biology is very important, ठीक है। तो उसमें कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, तो आपको ये बहुत ही नेसेसरी है। एंड द लास्ट थिंग अबाउट last thing is gene expression and gene regulation. So how the gene is regulated in your body, ठीक है, exactly कैसा वो रेगुलेट करते हैं। तो उसके लिए ओपेरॉन्स का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देर आर वेरी ओपेरॉन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, जैसे लैक्टोज ओपेरॉन जिसे कहा जाता है लैक ओपेरॉन, देन अरेबिनोज ओपेरॉन, ठीक है, ट्रिप्टोज ओपेरॉन। तो ऐसा वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आया समझ में। तो यहाँ पे आपको क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो लैक ओपेरॉन है ना, लैक्टोज ओपेरॉन, तो लैक्टोज का सिंथेसिस होने के लिए जो ओपेरॉन है, वो ओपेरॉन आपको स्टडी के लिए है, ओके। इज दैट क्लियर? So this is the complete account of your chapter, and we have to study each and every part very deeply, and you have to understand those concepts very clearly right now on this stage only, okay. So if you are clear with your concepts right now, you'll find very easy, you'll find it very easy when you'll go to your higher stages, higher classes, okay. So that's why this chapter is very important, okay. Chalo. So next question. The scientists involved in discovery of DNA as chemical basis of heredity were. So which are the scientists who were involved in the discovery of DNA as chemical basis of hereditary? Okay, who were they? Hershey and Chase, Griffith and Avery, McLeod and McCarthy, and Watson and Crick. ठीक है। सो डीएनए जो एक मैसेंजर करके काम करता है ना, तो उस वो केमिकल मैसेंजर है एक्चुअली, और वो केमिकल मॉलिक्यूल है जो हेरिडेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने प्रूफ किया, ओके। सो व्हाट्स द रीजन, व्हाट विल बी द आंसर। मैं आपको 30 सेकेंड्स देती हूँ, जस्ट थिंक अबाउट दैट। आप हर एक साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि क्या उन्होंने, क्या एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, ओके। सो थिंक अबाउट जस्ट 30 सेकेंड्स। So what could be the answer?
ओके, सो आंसर इज एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डीएनए इज अ, यू कैन से अ केमिकल मैसेंजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? वो ग्रिफिथ ने की। ठीक है, और वो ग्रिफिथ ने एग्जैक्टली वो ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो मॉलिक्यूल है वो है डीएनए। ठीक है, पर उस पे कंफर्मेशन किसने किया? कि उसने कंफर्मेशन किया एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। तो ये जो तीन साइंटिस्ट है उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफाज का एक्सपेरिमेंट करके, नो नो नॉट बैक्टीरियोफाज, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द सेल प्यूरिफाई करके उन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन। ठीक है, आया समझ में? तो उन्होंने नॉट प्रोटीन एंड नॉट अदर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वो इन्होंने क्या किया? तो डिस्कवर किया। ठीक है, सो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट ऑफ दोज पीपल वेरी क्लियरली। ठीक है, आपको आपके बुक में जितने कितने साइंटिस्ट के नाम है ना, कि जितने उनके नाम है उतने आपको स्टडी करके उनके एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो आपको टेबुलर फॉर्म में बनाने हैं, ताकि आपको हर एक का एक्सपेरिमेंट अच्छे से याद रह सके। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए आप लोग एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें हर एक एक्सपेरिमेंट का एम हो। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम हो, ईयर हो प्रेफरेबली, एंड व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। सो इन टेबुलर फॉर्म you can prepare such kind of notes. Okay, okay, so what is the next question? Yes, one turn of DNA possesses how many pairs? Okay, so one base pairs, two base pairs, five base pairs, or 10 base pairs. ठीक है, so what could be the answer? सो आपको उसके लिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो जो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है ना तो वो आपको समझना है। तो सो if you are through with the Watson and Crick model of DNA, then you'll answer this question very easily कि एक टन में कितने बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो how many base pairs are there in one ton? So 10 base pairs. Okay, is that clear? तो उसमें एक टन मतलब क्या होता है एक्चुअली? कि वो जो कंप्लीट ये होता है ना, मतलब एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाइज। ठीक है, जो एक पूरा का पूरा वो टन है ना, पूरा दो सेगमेंट्स वाला, उसे एक टन कहते हैं। ठीक है, एंड वन टन इज कंसिस्टिंग अबाउट 10 बेस पेयर्स। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस पार्ट। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके मेजर ग्रूव में, माइनर ग्रूव में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, कितने एंगस्ट्रॉम्स का डिस्टेंस है, तो वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो ओरिएंटेशन है, उसका जो डायरेक्शन है, व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली? सो ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, डबल हेलिक्स क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि देयर आर 2 स्ट्रैंड्स। ओके, एंड दोस स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। Okay, so 3 prime and 5 prime is nothing but the carbon number of that particular sugar. Okay, so that is the polarity of the DNA molecule. Okay, chalo next. Number of codons in genetic triplet code is, okay, so this is a very proud thing for Indians, because in genetic code development, there was one Indian scientist who got Nobel Prize for that. So who was that scientist? He was the Dr. Har Gobind Singh Khurana. Okay, आया समझ में? तो उन्होंने ये जेनेटिक कोड डेवलप किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शनल यूनिट्स, वो सब कुछ उन्होंने डेवलप किया। सो नंबर ऑफ कोडॉन इन अ जेनेटिक ट्रिपलेट, सो कितने कोडॉन्स होते हैं? सो देयर आर 64 कोडॉन्स। ओके, एंड ईच कोडॉन इज कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रिपलेट। ओके,
सो AUG ऐसे उसके रहते हैं। तो आपको ये भी पता है कि एडेनोसाइन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन, तो ये सब कुछ वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं। थाइमीन, तो उनका प्यूरिन पिरिमिडिन का क्या होता है, तो एक सीक्वेंस होता है। तो तीन तीन के सेट में एक कोड होता है, एक कोडॉन होता है। आया समझ में? तो देयर आर 64 कोडॉन्स प्रेजेंट इन अ जेनेटिक कोड। ओके, चलो, सो इज दिस क्लियर? आपके बुक में उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि प्यूरिन पिरिमिडिन रेशियो कैसे होता है। तो वो ये होना चाहिए। हाँ, इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हाँ, आपको कि डबल बॉन्ड किन दोनों में होता है, ट्रिपल बॉन्ड किन दोनों में होता है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ए और टी में डबल बॉन्ड होता है एंड सी और जी में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। देन शरगर्स रूल यू मस्ट नो। एक्चुअली वो क्या रूल होता है, ठीक है। तो a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ऐसा वो क्या होता है, रूल होता है। सो वाई दिस इज सो, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। And total number of purine bases is always equal to the total number of pyrimidine bases. So they those bases are in 1:1 ratio. Okay, and that rule is called as Chargaff's rule. Okay, chalo, next. So this question is clear, I think. Okay, next. हाँ, initiation codon for protein synthesis are, okay, so you know there are 64 codons present in a genetic code. Okay, तो उनमें से 3 जो होते हैं वो इनिशिएशन कोडॉन्स कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। एंड देयर आर सम कोडॉन्स विच एक्ट एज टर्मिनेशन कोडॉन। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस में जब ये इनिशिएशन कोडॉन होता है ना, तो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन शुरू होता है। एंड व्हेन जब वो टर्मिनेशन कोडॉन प्रेजेंट होते हैं वहां पे, टर्मिनेशन कोडॉन वहां पे इनकाउंटर वो mRNA या जो कुछ भी वहां पे एंजाइम है, वो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो वहां पे इनिशिएट जो टर्मिनेशन कोडॉन ये करता है, इनकाउंटर करता है, तो वो वहां पे वो प्रोसेस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल्स उन्हें हम कह सकते हैं। ओके, देखो, तो AUG जो होता है ना, तो स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन करके एक्ट करता है, ठीक है। सो दैट कोडॉन कोड्स फॉर द मिथियोनिन, व्हाइल द कोडॉन्स जैसे UAG एम्बर, UAA ऑकर एंड UGA ओपर सर्व्स एज स्टॉप कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन। ओके, so initiation codon for protein synthesis are GUG and AUG. Okay, आया समझ में एग्जैक्टली क्या ये बात है? तो और एक बात यहाँ पे आपको आई है तो बताती हूँ कि यहाँ पे क्या बात है कि जो टर्मिनेशन कोडॉन है ना, तो उनके नाम है, 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली हर एक कोडॉन का नाम क्या है। UAG जो होता है उसे क्या कहते हैं, एम्बर कहते हैं, UAA को ऑकर कहते हैं एंड UGA को ओपल कहते हैं। ओके, सो दीज आर द टर्मिनेशन कोडॉन्स। ओके, आया समझ में? तो ये एग्जैक्टली ऐसे हो सकता है। ओके, तो आपको ये नाम और वो कोडॉन का सीक्वेंस वो भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज, क्या करना है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, ठीक है। सो डीएनए को डीएनए से ही
क्या करना है कि आपको उसका मल्टीप्लिकेशन करना है. सो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है. सो द वर्ड इज वेरी सिंपल. मीन्स क्या? आपको क्या बनाना है कि डीएनए का रेप्लिका बनाना है. ओके तो क्या बात है कि रेप्लिका जो बनाना है तो उसके लिए आपको रेप्लिकेशन जरूरत है. ओके duplication you can say, but duplication is not the scientific term used for that. Okay देन ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? कि आपको डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट बनाना है. मतलब फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट यू वांट टू मेक द mRNA स्ट्रैंड. ओके तो आया समझ में एग्जैक्टली exactly, कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन? व्हाट यू हैव ट्रांसक्रिप्टेड यू वांट टू ट्रांसलेटेड. ओके सो you want to get it translated. मतलब आपको क्या करना है? by the means of some enzymes and some proteins, जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है ना, तो आपको उससे प्रोटीन बनाना है. so that process is translation. okay but it all starts from the process of replication. So replication is nothing but the multiplication of DNA from DNA. So in simple language it is nothing but the process of making clones or making many copies of the DNA. Okay and when this process is done artificially, when the replication process of DNA is done artificially by the use of some or other mechanisms, and you will get a lack of copies of DNA. That process is known as DNA amplification, and that process is carried out by the artificial machine called as PCR, polymerase chain reaction. Okay so next, formation of RNA over the template of DNA is, okay, formation of RNA over the template of DNA is replication, duplication, transversion, transcription. So what is that process exactly? टेम्पलेट डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए बनाना है. तो ये प्रोसेस कहाँ पे की जाती है? what is that process actually? so that process is nothing but the transcription, and that RNA strand is messenger RNA, mRNA. okay so transcript is nothing the mRNA, and when that mRNA मतलब उस mRNA के बारे में कुछ जो बोलना होता है ना, कुछ भी अगर कहना होता है तो लिटरेचर में क्या कोट किया जाता है वैसे कि mRNA ट्रांसक्रिप्ट ऐसे बोला जाता है उसके बारे में, क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? डीएनए से जो कुछ भी जेनेटिक को मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सारी उस मैसेंजर आरएनए पे आती है. ओके आया समझ में? तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है ओके नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. The area of unwinding and separation of DNA strands during replication is called. So you know कि replication की जो process है वो exactly कैसे होती है कि सबसे पहले strand का separation होता है, and one strand acts as leading strand and one another strand acts as lagging strand. Okay तो वहाँ पे DNA strand का separation एक particular place पे होता है. ठीक है and what is that place exactly? so that place is known as origin. okay क्या कहा जाता है उसको? origin. okay या जब आप डायग्राम निकालते हो ना तो आपको डायग्राम में एक ओरिसी नाम की एक प्लेस दिखेगी. so that is nothing but the that place which serves as the support or the area for the winding and separation of DNA
स्ट्रैंड्स। ओके, आया समझ में? और प्राइमर प्राइमर तो आपको पता है कि जब रेप्लिकेशन वगैरह होता है तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक किक देने का काम करता है, ठीक है? तो दैट इज नोन एज प्राइमर। एंड रेप्लिकेशन फॉर्क किसे कहा जाता है कि जब आपके जो स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है? तो एक उसको ऐसा जो अपीयरेंस जो मिलता है ना ऐसा, तो उसको कहा जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है? व्हेन two strands are separated from each other and that appearance is known as replication fork. Okay, now next. Okay, topoisomerase is involved in, हाँ सबसे पहली बात, हाँ कि आपको जो कुछ भी प्रोसेसेस है, मतलब ये जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है ना, इनमें कुछ कौन से एंजाइम्स लगते हैं, ठीक है? तो वो एंजाइम्स के नाम और उनके फंक्शंस आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होने चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हर एक प्रोसेस आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ओके, तो उसका भी आप एक अलग से क्या करना चाहिए, आपको एक चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है? टोपो आइसोमरेज, ठीक है? तो उसका फंक्शन क्या है? टोपो आइसोमरेज एग्जैक्टली क्या करता है? वो डीएनए में निक प्रोड्यूस करता है ताकि जो नेक्स्ट जो सेपरेशन होने वाला है, अनवाइंडिंग वाइंडिंग होने वाला है, तो वो अच्छी तरह से हो सके। तो प्रोड्यूसिंग द निक्स इन डीएनए इज द फंक्शन ऑफ टोपो आइसोमरेज, ठीक है? नेक्स्ट, okay. In DNA replication, the primer is very important question. DNA replication में exactly primer करके कौन काम करता है? So, small deoxyribonucleotide polymer, small ribonucleotide polymer, helix destabilizing protein, an enzyme taking part in joining nucleotides to their complementary template bases. So, which is the primer in DNA replication? So, वो किकिंग मॉलिक्यूल कौन सा होता है? सो इट इज नथिंग बट द स्मॉल राइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, ओके, RNP, ओके, स्मॉल RNPs, ठीक है? सो स्नर्प आप इसे कह सकते हैं, SRNP। स्नर्प जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो डीएनए रेप्लिकेशन के प्राइमर्स होते हैं, ओके? वो डीएनए रेप्लिकेशन का जो काम है ना, वो उसकी शुरुआत कर देते हैं, ठीक है? क्या बात है, क्यों है इन प्राइमर्स की जरूरत, क्या क्यों है? देखो कि रेप्लिकेशन के लिए जो रेप्लिकेशंस के जो कुछ भी एंजाइम्स है ना, वो एंजाइम्स वो आपके सेल में थ्रू आउट द प्रेजेंट होते हैं। और आपको आपके डीएनए का लेंथ पता है क्या, कितना कितना बड़ा डीएनए होता है, ठीक है? तो एग्जैक्टली कहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, वो उन एंजाइम्स को कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली कहाँ पे रेप्लिकेशन की जरूरत है और कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो कैसे वो डिसाइड करेगा एंजाइम? तो वो कैसे करता है, उसका सिग्नलिंग प्रोसेस कैसा चलता है? देखो कि जब वो ये प्राइमर्स का प्रेजेंस लोकेट करता है ना, उस जगह से वो उसका काम शुरू करता है। सो दैट्स व्हाई दीज प्राइमर्स आर नेसेसरी, ओके? आया समझ में एग्जैक्टली क्या उनका फंक्शन है? सो स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स एक्ट्स एज डीएनए रेप्लिकेशन प्राइमर, ओके? नेक्स्ट, हाँ, डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन, एग्जैक्टली डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस का डायरेक्शन कैसे होता है, ओरिएंटेशन कैसा होता है, पोलैरिटी कैसे होती है? देखो, so that polarity is 5 prime to 3 prime, always remember. So डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस कैसे होता है? 5 prime to 3 prime across you can say left to right, okay?
Okay, is that clear? Now, what is the next question? Okazaki segments are, okay, very important question, huh? Okazaki segments are, and where are they located? So, what are they actually? So, small segments of RNA, small peptides, okay, small DNA segments, and small integument, you can say a segment formed over a DNA template running in 3' to 5' direction. Okay, so what are they actually? So दे आर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड कहना चाहिए, उन्होंने एंटी कहना चाहिए, वो उल्टा हो गया है, ठीक है. सो दे आर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट्स formed over DNA template running in 3' to 5' direction, ठीक है. तो उनका एक्चुअली जो डिस्कवरी है तो वो ओकाज़की नाम के साइंटिस्ट ने किया था. ओके, तो इसलिए इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहा जाता है. एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ दिस मॉलिक्यूलर और यू कैन से सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है. बहुत ही उनका यू कैन से सिग्निफिकेंस है, ठीक है. सो उनकी लेंथ अगर आप देखेंगे तो क्या लेंथ होती है उनकी, 150 टू 200 बेस पेयर्स लॉन्ग इन यूकैरियोट्स, ठीक है. और वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो विच आर सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली, मतलब वो ऐसे कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं होते, एंड दे आर लेटर लिंक्ड टुगेदर बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज टू क्रिएट द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. तो उनका फंक्शन क्या है कि लीडिंग स्ट्रैंड तो है पर लैगिंग स्ट्रैंड के लिए उनका वो बहुत नेसेसरी होते हैं, ठीक है. तो लीडिंग स्ट्रैंड से उसका जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना दूसरा, मतलब क्या होता है कि इन द रेप्लिकेशन, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट योर रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है. डीएनए रेप्लिकेशन में क्या बात होती है कि ईच सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड एक्ट्स एज अ लीडिंग स्ट्रैंड, ओके, और यू कैन से दैट स्ट्रैंड इज टेम्पलेट, ओके. उस टेम्पलेट से दूसरा स्ट्रैंड क्या करना है, सिंथेसाइज करना है, करेक्ट. तो वो दूसरा स्ट्रैंड कौन सा होगा, वो लैगिंग स्ट्रैंड होगा. ओके, समझ में आया, जो दूसरा स्ट्रैंड होगा ना वो लैगिंग स्ट्रैंड होगा. तो एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट दीज ओकाज़की सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है. वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं ताकि वहां से उस पोजीशन से जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना वो सिंथेसिस हो सके, ठीक है. यहाँ पे आप अगर ये जो स्ट्रैंड है, I don't know you are able to see the cursor or not. Okay. देखो यहाँ पे ऊपर देखो कर्सर मेरा कहाँ पे है, ठीक है. यहाँ पे अगर ये जो है ना ये अगर लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है. ओके, कंसिडर दिस डीएनए एज टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स, ओके. और ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है जो मैंने ऊपर वाला दिखाया, ओके. ये लीडिंग स्ट्रैंड से आपको ये लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस. सो दिस ओकाज़की सेगमेंट्स वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो कहीं तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और उनकी डायरेक्शन कैसे होती है, 3' to 5'. अगर ये 5' to 3' होगा तो ये 3' to 5' होगा. तो यहाँ पे ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं और वहां से लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस शुरू होता है. आया समझ में, इज दैट क्लियर? सो ऐसे इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन दोज स्ट्रैंड्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट. ओकाज़की फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय, ओके. सो वो कैसे जॉइन किए जाते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 1. तो आपको ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना वो 3 उसके टाइप्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3. आउट ऑफ देम डीएनए पॉलीमरेज 3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स जो है वो एग्जैक्टली कैसे एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं.
सो विच इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इट इज डीएनए लाइगेज। जॉइनिंग का काम है ना वो हमेशा डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। चलो नेक्स्ट। ओके, ओकाजाकी फ्रैगमेंट गिव राइज टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने अभी अभी बोला क्या करता है वो। सो मास्टर स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, क्या करते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट? तो वो लीडिंग स्ट्रैंड से लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करते हैं। सो दे विल गिव राइज टू नथिंग बट योर लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने अभी अभी इतना डिस्कशन किया इस उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म्ड। हाँ, वो जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, तो वो कैसे फॉर्म होता है डीएनए रेप्लिकेशन में? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन इट इज। ओके, सो कंटिन्यूअसली इन शॉर्ट सेगमेंट्स फास्ट एंड अहेड ऑफ रेप्लिकेशन। जस्ट थिंक फॉर 30 सेकेंड्स फॉर दैट, फॉर दिस क्वेश्चन, कैसे वो फॉर्म होना चाहिए? तो आंसर रेडी हो गया आपका? सो व्हाट कुड बी द आंसर? सो कंटिन्यूअसली लीडिंग स्ट्रैंड जो है ना, सिर्फ उसका सेपरेशन होता है, आया समझ में? और लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली ये होता है, क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। व्हाइल योर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स दे विल नॉट फॉर्म्ड कंटिन्यूअसली, ठीक है, उनका जो सिंथेसिस होता है वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। चलो, नाउ नेक्स्ट, in proofreading during DNA replication. Okay, so these are the advanced mechanisms present in the process of or you can say system of replication, ठीक है। exactly proofreading activity कैसे होती है? So wrong nucleotides are inserted, wrong nucleotides are taken off, wrong nucleotides are removed and correct ones inserted, and mutations are prevented। देखो क्या, कितना कितना अच्छा सिस्टम होता है बॉडी का। देखो कि रेप्लिकेशन में क्या करती है बॉडी, कि एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरे डीएनए स्ट्रैंड बनाती है, ठीक है, कॉपी बनाती है उसके। यू कांट से कॉपी, बट इट विल form a complementary strand। okay, so complementary strand could be the more proper word, ठीक है। तो उसमें जब वो रेप्लिकेट करती है तो बॉडी चेक करती है बाद में, सारा प्रोसेस होने के बाद, कि मैंने सब कुछ अच्छे से किया कि नहीं। सेल चेक करती है, आई मीन बॉडी नहीं, सेल, कि सब कुछ अच्छे से हुआ है कि नहीं। जब आप आपको अगर कुछ लिखना है, ठीक है, आपको एक लिस्ट बनाना है, तो आप लिस्ट लिखने के बाद उसके बाद क्या करते हो, चेक करते हो ना कि सब कुछ आ गया है ना बराबर, आप कंफर्म करते हो, वेरीफाई करते हो। सो दिस function of verification or you can say confirmation is present in the body system। okay, so one of them is proofreading activity। so इस proofreading में क्या किया जाता है, wrong nucleotides are removed and correct ones are inserted। okay, see the beauty of these systems, body systems present in your cells, ठीक है, कैसे एक्चुअली एक एक बनाया है। ओके, तो एक्चुअली ऐसा होता है हाँ, कि जब प्रूफ रीडिंग का काम चलता है ना आपके बॉडी में, तब अगर एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड वहां पे इंसर्ट हुआ है, सो तो कैसे कैसे चेक करेंगे वो, कि अगर लीडिंग स्ट्रैंड में ए लिखा है, ठीक है, तो ए के एडिनोसाइन के कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? अकॉर्डिंग टू योर शार्गफ्स रूल, कौन कॉम्प्लीमेंट्री है ए को? ए को कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा टी होता है, ठीक है, कौन होता है? टी, थाइमिन होता है। ओके, तो थाइमिन की जगह पे गलती से साइटोसिन है, ठीक है, पर ए एंड सी कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहते। तो वो प्रूफ रीडिंग के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रुक जाता है वहां पे थोड़ी देर के लिए, वो सी को रिमूव कर देता है और टी को इंसर्ट करता है। ओके, ऐसा एक्चुअली ये काम चलता है। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो वैसे की वैसे ही वहां पे रहा, तो क्या होगा? तो
क्या हो सकता है, म्यूटेशंस हो सकते हैं, and a wrong nucleotide present in your genome may give rise to the disease like cancer. आया समझ में? So this proofreading activity is very much important and it is very much required. ठीक है, next, nonsense codons take part in, okay, so nonsense codons, so there are some codons which are called as nonsense codons. Because why they are called as nonsense codons? Because they do not code for any you can say protein, okay, so they do not code for any not protein, they do not code for any amino acid. कौन से भी अमाइनो एसिड के लिए वो कोड नहीं करते, पर उनका क्या फंक्शन होता है? सो हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस, टर्मिनेशन जीन मैसेज फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, initiating gene message for polypeptide synthesis, and synthesis of non protein amino acid. ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? So they terminate gene message for polypeptide synthesis, and these are called as termination codon in your common tongue or in your familiar words. ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? उनको कहा जाता है टर्मिनेशन कोडॉन. ठीक है, सो दे टर्मिनेट जीन मैसेज फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स. ओके, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? सो रीड इट केयरफुली. प्रोटीन सिंथेसिस ओवर राइबोसोम्स, removal of worn out organelles by lysosomes, synthesis of RNA over DNA and synthesis of DNA over RNA. What could be the correct answer? मैंने आपको बोला ट्रांसक्रिप्शन में क्या इन्वॉल्व होता है. सो डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है. सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए. ओके, देखो आपको मैं ऐसा एक क्लियर फॉर्मूला बता देती हूँ. रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है. ओके, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है. ओके, एंड इसमें ट्रांसलेशन में क्या होता है? आरएनए से उस ट्रांसक्रिप्ट से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से प्रोटीन बनता है. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस. नेक्स्ट, DNA acts as a template for synthesis of. Okay, so क्या बनता है? DNA से क्या बनता है? तो it acts as a template for synthesis of DNA and RNA. क्योंकि replication भी involved है, transcription भी involved है, but DNA cannot be act as a template for synthesis of protein. Why? So just think, because for protein synthesis, that means for translation, DNA is not used as a template, while RNA is used as a template. mRNA transcript is used as a template. Okay, is this clear? Chalo, next. Code transfer for synthesis of polypeptide involves. Okay, code transfer for synthesis of polypeptide involves DNA, tRNA or RNA and mRNA. mRNA, tRNA, rRNA and DNA. tRNA, DNA, nRNA and rRNA. Then DNA, mRNA, tRNA and amino acid. So कोड ट्रांसफर, कैसे कोड ट्रांसफर करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व्स. ठीक है, उसमें क्या होता है? जस्ट थिंक फॉर 30 सेकेंड्स. So what could be the correct
sequence DNA, okay, mRNA, tRNA, and amino acids. Okay, this is the correct, you can say, sequence. Polypeptide means nothing but the polypeptide chain of your protein. Okay, so it is related to your protein synthesis. Okay, चलो समझा आपको? चलो नेक्स्ट. In polypeptide synthesis, amino acids are brought over ribosomes mRNA complex by. तो जब पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जब शुरू रहता है, तो अमाइनो एसिड्स आर ब्रॉट ओवर राइबोसोम्स. तो अमाइनो एसिड्स, एक एक अमाइनो एसिड राइबोसोम के ऊपर लाया जाता है, राइबोसोम एमआरएनए के कॉम्प्लेक्स के ऊपर. तो वो काम कौन करता है? सो आरआरएनए, टीआरएनए, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, तो कौन कौन करता है काम? तो टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. सो उसके नाम में ही ट्रांसफर है. ओके, सो वो क्या करता है टीआरएनए? एक एक अमाइनो एसिड जो होता है, उनको पकड़ के राइबोसोम और एमआरएनए का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उस पे वो लाता है. ओके, चलो नेक्स्ट. tRNA attaches amino acid at its, so what are the options? 3 prime end, 2 and 5 prime end, anticodon and loop. exactly कहाँ पे वो अटैच करता है? tRNA attaches amino acid at its, कहाँ पे वो एग्जैक्टली अमाइनो एसिड अटैच करता है टीआरएनए के स्ट्रक्चर में? सो ऑलवेज रिमेम्बर, टीआरएनए का अगर आपने स्ट्रक्चर दे तो क्लोवर लीफ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका. ठीक है, टीआरएनए का. तो वहां पे 3 प्राइम एंड जो उसका होता है ना, वहां पे ये अमाइनो एसिड्स अटैच्ड होते हैं. ओके, आया समझ में? क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट. Blender experiment to prove DNA as genetic material was performed by. Okay, see the, you can say, you can see the deepness, okay, depth of the questions asked in your exam. Okay, so Hershey and Chase, Michelson and Stahl, Watson and Crick, and Rosalind Franklin. Okay, all these are Nobel Award laureates. Okay, चलो. हर्शी एंड चेज. ओके, सो ब्लेंडर का जो एक्सपेरिमेंट था, ब्लेंडर नाम के साइंटिस्ट का, तो वो एक्सपेरिमेंट ये हर्शी और चेज जो लोग थे, इन्होंने कंप्लीट किया. ओके, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम एकदम क्लियरली ये किया कि क्लियरली प्रूव किया कि प्रोटीन होता है या आरएनए होता है, तो उनमें से सबसे जो एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन था ना, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल का, वो इन्होंने दिया. उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, और वो बहुत ही करेक्ट मेथोडोलॉजी से एंड किया, और ऐसा फाइनल प्रूफ दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. ओके, आया समझ में? चलो नेक्स्ट. So further contribution in biochemical genetics, the scientists who received the Nobel Prize in 1958 were, okay, so who are they? Biddle and Totem, Biddle and Lederberg and Zinder and Morgan. So ये कौन थे लोग? So they were Biddle and Totem. ठीक है, तो
ये आपका होमवर्क होगा कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, ये आप ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली उनका काम क्या था, ये आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो genetic information is carried out by long chain molecule made up of, okay, so long chain molecules जो होते हैं, तो किन में एक्चुअली जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है। ओके, तो कौन होते हैं, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, तो किन में वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। सो व्हाट विल बी द आंसर, nucleotides. Okay, so DNA is made up of nucleotides. Okay, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, one gene one enzyme hypothesis was proposed by, so वहां पे ना जो एक नाम है खुराना निरनबर्ग, सो ये लोग थे कि जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और इनमें से जो खुराना नाम है वो इंडियन नाम है। ठीक है, सो खुराना निरनबर्ग, बीडल एंड टॉटन, बटसन एंड पनेट एंड ब्रिजेस। सो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया था, बीडल एंड टॉटम। चलो आपके सामने ही है। ओके, तो वहां पे क्या बात है देखिए कि एग्जैक्टली वन जीन वन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि वन फंक्शनल जीन कोड्स फॉर वन वर्किंग एंजाइम। ठीक है, ये वो क्या है, यू कैन से थियोरी है वो। ओके, और यू कैन से हाइपोथेसिस है। आया समझ में, एंजाइम को आप प्रोटीन भी कह सकते हो। ठीक है, एंजाइम की जगह पे आप प्रोटीन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, so that was very important hypothesis, and that was proposed by Biddle and Totem, and वहाँ पे जब हम जेनेटिक कोड देखेंगे और जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम देखेंगे, तब वहाँ पे जेनेटिक कोड की एक जो प्रॉपर्टी है ना, तो वो इस हाइपोथेसिस के बेस्ट पे आप समझेंगे। ठीक है, वो मैं तब आपको बताऊंगी इन नेक्स्ट लेक्चर कि एग्जैक्टली कैसे वो प्रॉपर्टी वहां पे काम करती है। ओके, तो बीडल एंड टॉटम। ओके, चलो नेक्स्ट, मतलब we will stop here. Okay, and we will continue the next 25 questions in our next lecture. ठीक है, तब तक आप जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स है ये इस चैप्टर में, और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इनके बेसिक्स, ये आप लोग अच्छे से कवर करके रखिए, पढ़ के रखिए। और अगर आपको उसमें डाउट है, आपको कुछ पूछना है, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।